हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में टॉपिक वाइज सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। जो टॉपिक निकल करके आता है एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि यूनिट कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। लगभग 2-3 सालों में स्फेयर का जो टॉपिक है वो रिपीट होता है। तो आप समझ गए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेयर। चार्ज स्फेयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, हम वो बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जो बात करनी होगी वो है कि चार्ज स्फेयर एक्चुअली है क्या। स्फेयर देखो बच्चों, आप लोग 11th 10th 9th में ये सब स्फेयर के जो प्रॉपर्टीज हैं ये सब पढ़ के आते हैं। स्फेयर एक क्या है, 3D है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, ये जो स्फेयर है। और हमें क्या करना है, हमें स्फेयर की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करना है। और यहां से हम गॉस लॉ की मदद लेने वाले हैं। गॉस लॉ का यूज करके ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसान वे में इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें स्फेयर के टाइप समझने होंगे कि स्फेयर हमारे सिलेबस में कितने टाइप का है। यहां से तो आप देखिए, जो स्फेयर है हमारे पास दो टाइप से आएगा। एक आएगा आपके पास होलो स्फेयर, दूसरा आएगा आपके पास सॉलिड स्फेयर। क्लियर है। जो होलो है उसके फिर से दो टाइप आएंगे, एक कंडक्टिंग आएगा और एक नॉन कंडक्टिंग। जो सॉलिड है उसमें भी दो टाइप आएंगे, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं यहां से कि जो सॉलिड कंडक्टिंग होगा, जो होलो कंडक्टिंग होगा और जो होलो नॉन कंडक्टिंग होगा, ये तीनों के तीनों टाइप के स्फेयर एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि इनकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, या मैं यूं कहूं चार्ज होल्डिंग जो प्रॉपर्टी है, सेम रेडियस में सेम तरीके की शो करती है। ध्यान से देखिए, जो हमारे पास रेडी है सॉलिड कंडक्टिंग, ध्यान से देखिए, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग। कौन कौन से आ गए यहां से, होलो कंडक्टिंग आ गया क्या, होलो कंडक्टिंग आ गया, ठीक है। होलो के साथ नॉन कंडक्टिंग आ गया क्या, होलो के साथ नॉन कंडक्टिंग आ गया। सॉलिड के साथ कंडक्टिंग आ गया क्या, जी हां, सॉलिड के साथ कंडक्टिंग आ गया। ये तीनों के तीनों स्फेयर्स कैसे हैं, एक जैसा बिहेव ये स्फेयर्स करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस वजह से जो इनकी चार्ज होल्डिंग जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। तो इस वजह से इन तीनों को हम एक ही कैटेगरी में पढ़ेंगे। और हम इसकी कैटेगरी बिल्कुल अलग रखते हैं, जो है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। क्योंकि जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड होगा उसमें जो चार्ज होगा वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, या मैं यूं कहूं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना होगा। लेकिन ये जो तीन केस है, जो सॉलिड कंडक्टिंग है, होलो नॉन कंडक्टिंग है और होलो कंडक्टिंग है, इन तीनों में जो चार्ज होगा वो सरफेस पे आ जाएगा। अगर आप सॉलिड कंडक्टिंग की बात करें, सबसे पहले अपन अगर बात करें सॉलिड कंडक्टिंग की, तो सॉलिड कंडक्टिंग के अंदर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल, किसी भी मेटेलिक स्फेयर को अगर हम देखते हैं तो उसका चार्ज फटाफट से कहां पर आ जाता है, स्फेयर के सरफेस पे आ जाता है। क्लियर है। और ऐसे ही होलो नॉन कंडक्टिंग में, क्योंकि अगर होलो है और नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज नॉन कंडक्टिंग पार्ट में, होलो में नहीं रुकेगा, वो फिर से कहां आ जाएगा, सरफेस पे। चाहे आप होलो कंडक्टिंग ले लीजिए, बीच में जब कुछ नहीं होगा तो वो चार्ज कहां आ जाएगा, स्फेयर पे, स्फेयर की सरफेस पे आ जाएगा। अब आइए ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से हम यहां से इन दो केस को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि इन तीनों का काम करेगा। लेकिन केस दो क्यों बोल रहा हूं, केस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है कि हम किसी चार्ज स्फेयर के r डिस्टेंस दूर आउटसाइड हो, हम किसी चार्ज स्फेयर के सेंटर से r डिस्टेंस दूर आउटसाइड हो। मतलब जो स्मॉल r है, जो डिस्टेंस है इस p पॉइंट की, जो इस p पॉइंट की डिस्टेंस है वो इसके रेडियस से क्या है, ज्यादा है। लेकिन आप इस वाले केस में देखेंगे कि जो रेडियस जो है वो ज्यादा है डिस्टेंस से। डिस्टेंस क्या है, कम है। मतलब ये अंदर की ओर लाई कर रहा है, स्फेयर के अंदर की ओर पी पॉइंट लाई कर रहा है। इसे बोल रहा हूं मैं इनसाइड, और इसे मैं क्या बोल रहा हूं यहां से, आउटसाइड। अब ध्यान से देखिए, गॉस लॉ का यूज करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि गॉस लॉ के बारे में आप क्या जानते हैं। गॉस लॉ क्या है, फ्लक्स
फ्लक्स के नंबर्स या फ्लक्स एक्चुअली है क्या, परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस जो किसी पर्टिकुलर एरिया को क्या करे, क्रॉस करे, और फ्लक्स दिया जाता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। लेकिन Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से ही क्या फ्लक्स दिया जा सकता है क्या, क्या E डॉट dA से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल दिया जा सकता है। तो हमें यहां पे कुछ नहीं करना है बच्चों, हमें लिखना है भैया कि फ्लक्स क्या है, E डॉट dA। पहले डायग्राम समझाता हूं उसके बाद बात करते हैं, डायग्राम समझाता हूं पहले उसके बाद इस डेरिवेशन की बात करते हैं। आप देखिए ये एक चार्ज स्फीयर है, कौन सी रेडियस का चार्ज स्फीयर है, R रेडियस का चार्ज स्फीयर है, और इस पे ये सिग्मा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चार्ज पर एरिया, कितने यूनिट एरिया पे कितना चार्ज बटा हुआ है, इस यूनिट एरिया पे कितना चार्ज बटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। तो यहां से इसके सेंटर से हमें r डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से हमें r डिस्टेंस दूर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो एक काम करते हैं, इसके r डिस्टेंस दूर हम एक छोटा सा dA एलिमेंट काट लेते हैं, जिसका dA वेक्टर होगा, और dA वेक्टर ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाहर की ओर होगा, और इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इधर होगा। क्लियर है। तो हर एक पॉइंट पे अगर अपन देखेंगे तो हमेशा dA वेक्टर आउटसाइड आएगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे देखेंगे तो dA वेक्टर उस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। ऊपर देखेंगे तो dA वेक्टर ऊपर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की ओर। तो जो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, उसको अगर हम E डॉट dA के इक्वल करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा cos 0 होगा, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, EDA cos 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब देखिए फ्लक्स क्या होगा, E डॉट dA का इंटीग्रेशन होगा तो फ्लक्स होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, मुझे Q इनसाइड लिखना है। आप इस पॉइंट के अलोंग अगर इसे गॉसियन सरफेस मानते हैं, आप इस पॉइंट के अलोंग इसे गॉसियन सरफेस मानते हैं, तो स्फीयर का जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी क्या होगा, स्फीयर होगा। तो आप देखिए कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर Q कितना आ चुका है, क्या ये पूरा का पूरा चार्ज इस गॉसियन सरफेस में आ चुका है? जी हां बिल्कुल, ये पूरा का पूरा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो Q इनसाइड में टोटल चार्ज लिखा जाएगा। तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज यहां से देखो, चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे सिग्मा इंटू एरिया, चार्ज निकालेंगे सिग्मा इंटू एरिया। अब स्फीयर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए मैंने सिग्मा को एरिया से इंटू किया, एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर से इंटू हो गया, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बैठा है, E बाहर आ गया, dA का इंटीग्रेशन हो गया। क्यों, क्योंकि dA वेक्टर जुड़ के ही तो टोटल एरिया वेक्टर बनेगा। और आप कहीं भी चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी आने वाली है, सेम आने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए आर तो चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम। इसीलिए वो कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये बच गया आपका dA। अब छोटा छोटा dA, ये dA किसका है बच्चों, ये dA है गॉसियन सरफेस का। किसका है, गॉसियन सरफेस का dA। तो गॉसियन सरफेस का जो dA आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है। क्लियर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, आप देखिए सिग्मा इंटू 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, तो इसकी वजह से आया ही है, एप्सिलॉन नॉट अपने नीचे बैठा है, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dA क्या बन गया, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से मैंने इसे सोल्व किया, क्या आ गया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या आया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होगी सिग्मा की वैल्यू, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अभी बताया मैंने आपको सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, चार्ज, टोटल चार्ज क्या मान लिया हमने, टोटल चार्ज Q मान लिया, तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप सिग्मा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो पहले से था, आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो पहले से था। अब देखिए यहां से कुछ कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप जानते हैं, इसे K बोला जाता है, तो यहां से K Q बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई चार्ज, कॉन्सेंट्रिक चार्ज किसी सेंटर पे कहीं बैठा हुआ होगा स्फेरिकल फॉर्म में,
और उससे आउटसाइड बहुत दूर जाकर के अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, आर क्या है, बहुत बड़ा है एक्चुअली, इस आर से बहुत बड़ा है ये आर। इस केस में ये जो स्फीयर है इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे इस स्फीयर की वजह से जो फील्ड बनेगा KQ/r² बन रहा है। इसका मतलब ये जो स्फीयर है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इसे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जो एक्सप्रेशन निकल के आया है वो क्या आया है, KQ/r²। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। ऐसा का ऐसा ही हम यहां से जो तीनों केस हैं उसके अंदर हम दूसरे केस में आ गए हैं, जिसे हम कहेंगे इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड हमने एक P पॉइंट ले लिया जो कि r डिस्टेंस दूर है, कैपिटल R नहीं स्मॉल r है, कैपिटल R तो उसकी क्या है, रेडियस है। तो यहां से हमें क्या बनाना होगा बच्चों, गॉसियन सरफेस। अब देखिए गॉसियन सरफेस इसके इनसाइड में अंदर की ओर बनती है और गॉसियन सरफेस आउटसाइड में बाहर की ओर बनती है। लेकिन E.dA में जो डीए वेक्टर लगाया जाता है, E.dA में जो डीए वेक्टर लगाया जाता है हमेशा किसका लगाया जाता है, गॉसियन सरफेस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो एरिया है ये किसका है, गॉसियन सरफेस का एरिया है। क्लियर है। तो आप देखेंगे कि सारा ही चार्ज इसके अंदर है क्या, नहीं। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज सारा कहां बैठा है, स्फीयर के सरफेस पे, इसलिए चार्ज ही क्या हो जाएगा, जीरो। तो Q इनसाइड अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों क्या होगा, जीरो। अब मैं आप लोगों के लिए जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगा, जिसमें मैं दोनों के दोनों केस आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि आउटसाइड में क्या होगा और इनसाइड में क्या होगा। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात की जाएगी, चार्ज वहां पे पूरा चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा, वो वॉल्यूम वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वहां हम एक नई यूनिट लेकर के आएंगे जिसे बोलेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वहां पे बात होगी रॉ की। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर होने वाला है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।